20,000 करोड़ से भी ज्यादा के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को इस समय जरूरी माना गया, एसेंशियल माना गया। हजारों करोड़ रुपए वहां खर्च करना जरूरी था क्या? वो भी उस समय जब देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी की वजह से लोगों को तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्व बैंक या विदेशों से मिली हजारों करोड़ रुपए की मदद का वो पैसा कहां गया जो आपकी मदद के नाम पर मांगा गया था? वो पैसा किसकी जेब में अटक गया? पिछले साल कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए का जो मजाक किया गया था वो पैकेज कहां गया? उस जुमले और जुमले को बताने वाले की चाटुकारिता करने वाले वो चाटुकार अनुभव कहां गए जो उस फर्जी घोषणा पर उस समय बुलाए हुए घूम रहे थे, लेकिन आज सवाल पूछने के नाम पर उनके मुंह पर ताला लग गया है। इसके पीछे सरकार का तर्क ये था कि टिकट का रेट बढ़ाकर ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या इस प्रकार के किसी भी नियम को आपने नेताओं के भाषणों या रैलियों में कहीं देखा? क्योंकि भीड़ तो वहां भी बहुत ज्यादा होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म से ज्यादा ही होती है, तो वहां ये नियम क्यों नहीं? क्या आप लोगों को पता है वो कंपनी जिसकी साइकिल शायद कभी बचपन में आपने भी चलाई हो, वो कंपनी एटलस कंपनी, उसके साथ क्या हुआ? फिर एक सवाल विश्व गुरु भारत के जरूरत से ज्यादा महान चुनाव आयोग से भी है कि क्या आपके अंदर जरा भी इंसानियत बची है? अगर हाँ, तो फिर इन हालातों में भी चुनाव क्यों होने दिए? मद्रास हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको बिल्कुल सही लहजे में जवाब दिया है। हम तो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि विश्व गुरु भारत के आम आत्मनिर्भर नागरिक की औकात अब क्या बची है यह हमें अच्छे से पता है। क्यों वैज्ञानिक मुख्य सलाहकार ने कोविड पर काम करने वाली कमेटी से इस्तीफा दिया? क्या यह खबर अपनी प्राथमिकता से आप तक पहुंचाई गई? और इसी खबर में एक और बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है कि 30 अप्रैल को 800 से ज्यादा भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि उन्हें डेटा मुहैया कराया जाए। पूरा मेडिकल स्टाफ फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान हो चुका है, क्योंकि उनको सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया है जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन मुद्दों से। शहर में व्यवस्थाओं के नाम पर कम से कम मजाक तो हुआ है, लेकिन गांव में तो मजाक भी नहीं हुआ। गरीब पर लाठी मारते हैं और नेताओं के लिए लॉकडाउन में भी ड्यूटी करते हैं। कभी नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर चालान काटने की हिम्मत तो होती नहीं कि जो कि खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन गरीब पर फाइन के नाम पर क्या लूट मचाई है, ये कुछ खबर देखिए आप स्क्रीन पर ध्यान से। पिछले साल जब वैज्ञानिक सलाहकारों ने कहा था कि दूसरी वेव आएगी और आपको पता था कि ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आपने तैयारी क्यों नहीं की? चुनाव की तैयारी, रैली या भाषणबाजियों में तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, वो तो धड़ल्ले से आप करते चले गए। तो फिर लोगों की जिंदगी को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही, या फिर यूं कहूं कि इतनी बड़ी साजिश क्यों? अब एक सवाल तमाम राज्य सरकारों से भी। माना कि ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र सरकार का काम था, लेकिन जब राज्यों को पता था कि केंद्र सरकार अब बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है, अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, तो राज्यों ने आउट ऑफ द वे जाकर, अपने दायरे से बाहर जाकर काम क्यों नहीं किया? ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाए? अपने राज्य की जनता की हिफाजत करना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी ना। क्या किया आपने? खुद तो कुछ काम कर नहीं रहे थे, चुनावों में लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन जनता को फाइन के नाम पर लूट लिया गया। सैकड़ों करोड़ रुपए के फाइन लगाकर अपनी तिजोरी भर के जनता को लूट लिया गया, और उस पैसे का कहां खर्चा हुआ, कौन सी दवाई आई, कौन सा इलाज हुआ, किसी को पता नहीं। यही है विश्व गुरु भारत। क्यों 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को इस समय जरूरी माना गया, एसेंशियल माना गया? हजारों करोड़ रुपए वहां खर्च करना जरूरी था क्या? वो भी उस समय जब देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी की वजह से लोगों को तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के नाम पर पीएम केयर में चंदा मांगना पड़ता है, लेकिन चंदा मांगकर लोगों से कितना पैसा लूटा गया, इस बारे में जब आरटीआई में सवाल पूछो तो देश की जनता के लिए जानना जरूरी ही नहीं है। कमाल है। आप लोग खुद सोचिए, क्या इन भवनों को इस समय बनाना प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, या लोगों की जान बचाना? विश्व बैंक या विदेशों से मिली हजारों करोड़ रुपए की मदद का वो पैसा कहां गया जो आपकी मदद के नाम पर मांगा गया था? वो पैसा किसकी जेब में अटक गया? पिछले साल कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए का जो मजाक किया गया था वो पैकेज कहां गया? उस जुमले और जुमले को बताने वाले की चाटुकारिता करने वाले वो चाटुकार अनुभव कहां गए जो उस फर्जी घोषणा पर उस समय बुलाए हुए घूम रहे थे, लेकिन आज सवाल पूछने के नाम पर उनके मुंह पर ताला लग गया है। ध्यान रहे, नेताओं की इतनी अनभक्ति भी अच्छी नहीं, वरना एक दिन आएगा जब इन्हीं जुमलेबाज नेताओं द्वारा, इन्हीं आदमखोर नेताओं द्वारा आपके अपनों की मौत का सौदा कर दिया जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। हो सकता है कि आपको पता चल जाए, लेकिन शायद पता तब चलेगा जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जाग जाइए, अपनी बंद आंखों को खोलिए। जरा सोचिए कि अगर सच में इन पैसों से व्यवस्थाएं सुधारी गई होती तो क्या आज ये हालात होते? खैर, छोड़िए 20 लाख करोड़ रुपए को, आप तो 20,000 करोड़ को पकड़िए। वैसे ज्यादा भी मत पकड़िए, वरना पुलिस से आपको ही पकड़वा लिया जाएगा और गायब। समझ गए ना?
फिर रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट का रेट सीधा 10 से 30 या कहीं सीधा 10 से 50 ही कर दिया गया ताकि और पैसा लूटा जा सके। वैसे भी ये स्कीम सिर्फ गरीब और लोअर मिडिल क्लास पर ही जरा प्रभाव डालेगी, अमीर को इससे कोई खास फर्क पड़ना ही नहीं है। इसके पीछे सरकार का तर्क यह था कि टिकट का रेट बढ़ाकर ज्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या इस प्रकार के किसी भी नियम को आपने नेताओं के भाषणों या रैलियों में कहीं देखा? क्योंकि भीड़ तो वहां भी बहुत ज्यादा होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म से ज्यादा ही होती है। तो वहां यह नियम क्यों नहीं? क्योंकि आपको लूटना था और चुनाव इनके लिए ज्यादा जरूरी थे। यह है इन नेताओं की, इन आदमखोर नेताओं की असली सच्चाई। और आप अपने अपने पसंद के नेताओं की भक्ति के चक्कर में पागल हुए बैठे हैं। लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं, अभी भी बर्बाद होते जा रहे हैं। काम धंधा नौकरी बिजनेस सब बर्बाद हो चुका है। इलाज में पैसा पानी की तरह बह रहा है, क्योंकि मेडिकल सेक्टर की अधिकतर प्राइवेट दुकानों में एक अलग ही लूट का धंधा चल रहा है। और फिर ऊपर से महंगाई के नाम पर लगातार आप लोगों को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। बात चाहे पेट्रोल के दाम की हो, सरसों के तेल या राशन की, सब्जी या बिजली के बिल की हो, गैस सिलेंडर के आसमान छूते दाम की हो या रोड की, हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। लगातार आप लोगों को लूटा जा रहा है और आप लोग सो रहे हैं। कितनी कंपनियां बंद होने की कगार पे हैं, कितनी बंद हो चुकी हैं? क्या आप लोगों को पता है वो कंपनी जिसकी साइकिल शायद कभी बचपन में आपने भी चलाई हो, वो कंपनी एटलस कंपनी, उसके साथ क्या हुआ? लोग लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन देश की महान पार्टियां और जरूरत से ज्यादा महान सरकार इलेक्शन लड़ने और लोगों को लड़वाने में बिजी हैं। अब एक सवाल उन सो कॉल्ड दूर की दूरी पार्टियों से भी है जिन्होंने इन हालातों में भी चुनाव में हिस्सा लिया। क्या आप लोगों के लिए चुनाव लोगों की जिंदगियां बचाने से ज्यादा जरूरी थे? अगर नहीं तो फिर पूर्णतः चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? एक सवाल उन महामूर्ख लोगों से भी है जो इन हालातों में भी वोट देने गए। जरा सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। हालांकि वो नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। क्या आप लोगों के लिए वोट देना अपनी जिंदगी बचाने से ज्यादा जरूरी था? फिर एक सवाल विश्वगुरु भारत के जरूरत से ज्यादा महान चुनाव आयोग से भी है कि क्या आपके अंदर जरा भी इंसानियत बची है? अगर हां, तो फिर इन हालातों में भी चुनाव क्यों होने दिए? मद्रास हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको बिल्कुल सही लहजे में जवाब दिया है। हम तो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि विश्वगुरु भारत के आम आत्मनिर्भर नागरिक की औकात अब क्या बची है, यह हमें अच्छे से पता है। और वहां अभी भी लाखों किसान अपने अधिकार के लिए परिवार सहित जिंदगी दांव पर लगाकर आंदोलन में बैठे हुए हैं। लेकिन बेशरम सरकार है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कृषि कानून की आड़ में लाई गई नोटंकी को वापस क्यों नहीं किया जाता? क्या ये 3 यूजलेस कानून हमारे किसानों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी हैं? क्यों वैज्ञानिक मुख्य सलाहकार ने कोविड पर काम करने वाली कमेटी से इस्तीफा दिया? क्या यह खबर अपनी प्राथमिकता से आप तक पहुंचाई गई? जरा ध्यान कीजिए, गोदी मीडिया उस समय कर क्या रहा था। यह खबर आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। कोरोना से जंग की रणनीति तैयार करने वाले ग्रुप के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया। सरकार पर सबूतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के कोविड मैनेजमेंट में कई समस्याएं हैं। इनमें कम टेस्टिंग, धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन और वैक्सीन की कमी भी शामिल है। और इसी खबर में एक और बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है कि 30 अप्रैल को 800 से ज्यादा भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि उन्हें डेटा मुहैया कराया जाए ताकि वो वायरस के बारे में अंदाजा लगाने और उसे रोकने के लिए स्टडी कर सकें। जरा सोचिए कि यह स्थिति कब बन गई कि सैकड़ों वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहना पड़ रहा है कि हमें डेटा दिया जाए। वैज्ञानिकों का कहना था कि डेटा के आधार पर फैसला ना लेना एक और आपदा है, क्योंकि भारत में महामारी नियंत्रण से बाहर हो गई है। हम जो जाने गंवा रहे हैं वो कभी ना मिटने वाला जख्म का निशान दे जाएगी। वैज्ञानिक मुख्य सलाहकार डॉक्टर शाहिद जमील का कहना था कि भारत की सरकार पॉलिसी के निर्माण में जिद्दी रवैया अपना रही है। उन्होंने सलाह भी दी थी कि सरकार अपना जिद्दी रवैया छोड़ दे। जरा सोचिए, क्या ये खबरें उतनी प्राथमिकताओं से आप लोगों तक पहुंचाई गई जिन प्राथमिकताओं से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान से जुड़े हुए मुद्दे आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं? आप लोगों को दंगाई की सोच में तब्दील कर दिया जाता है। पूरा मेडिकल स्टाफ फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान हो चुका है, क्योंकि उनको सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन मुद्दों से, उसे ये मुद्दे दिखाई ही नहीं देते। इसके अलावा यूपी में जब अस्पताल में भर्ती होने से पहले सीएमओ की परमिशन लेने वाला आदेश था, तब मोस्टली गोदी मीडिया चुप था। लेकिन जब इस आदेश को वापस लिया गया, तब सारा का सारा गोदी मीडिया सरकार की भक्ति में लग जाता है, चाटुकारिता और चापलूसी में लग जाता है। लेकिन सवाल यह है, और वो भी जरूरी सवाल, कि अगर कुछ अपवाद छोड़ दें तो क्या किसी ने भी यह सवाल किया कि इस आपराधिक आदेश को लागू करने वाले लोगों पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? आप लोगों से निवेदन है, अगर आप सच में देश की प्रगति चाहते हैं तो इस गोदी मीडिया को, इस कबाड़ मीडिया को पूरी तरीके से देखना बंद कर दीजिए, बॉयकॉट कर दीजिए। आप लोगों ने कोरोना काल में शहर के हालातों को तो देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि विश्वगुरु भारत के गांवों में क्या हुआ है?
शहर में व्यवस्थाओं के नाम पर कम से कम मजाक तो हुआ है, लेकिन गांव में तो वो मजाक भी नहीं हुआ। जिन लोगों को लॉकडाउन में आर्थिक संकट के तूफान का सामना करना पड़ा, बेरोजगार होने की वजह से खाने का राशन, घर का किराया, बिजली का बिल या गैस सिलेंडर, लोन, ईएमआई जैसी चीजों में दिक्कत होने लगी, उनके लिए सरकार ने सच में कितना साथ दिया। कितने लोग भूख से मर गए, पैदल चल चल के थक कर रास्ते में मर गए। उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या वो सिर्फ मौत है या उन्हें भी हत्या कहा जा सकता है? लॉकडाउन में मजबूर होकर काम करने वाले उन बेचारे मजदूरों को जिन पुलिस वालों ने पीटा, उन पर क्या कार्रवाई हुई या कब होगी और कब तक होगी? पुलिस की महानता की तो बात ही क्या करें। उन्होंने तो अपनी नौकरी के आगे जमीन और आत्मा सब बेच दिया है। गरीब पर लाठी मारते हैं और नेताओं के लिए लॉकडाउन में भी ड्यूटी करते हैं। कभी नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर चालान काटने की हिम्मत तो होती नहीं इनकी, जो कि खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन गरीब पर फाइन के नाम पर क्या लूट मचाई है, ये कुछ खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर ध्यान से। कहीं पर राज्य सरकार द्वारा मास्क ना पहनने के लिए 168 करोड़ रुपए जनता से कलेक्ट कर लिए गए, तो कहीं पर बीएमसी ने लगभग 50 करोड़ रुपए फाइन के नाम पर कलेक्ट कर लिए। कहीं पर पुलिस ने 26 करोड़ रुपए फाइन के नाम पर वसूल लिए, तो कहीं पर मात्र 1.5 महीने में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा चालान इशू हो गए। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले महान नेताओं के लिए कोई चालान नहीं करता, लेकिन फाइन के नाम पर, नियम के नाम पर जनता से पैसे वसूल लिए जाते हैं। हजारों चालान, लाखों चालान कट जाते हैं। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उनसे चालान के नाम पर कलेक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन उन पैसों का कहां हिसाब है, किसको पता? वो पैसा कहां खर्च होता है? काश उन्हीं पैसों का व्यवस्थाएं सुधारने में कुछ प्रयोग कर लिया गया होता तो भी कुछ फायदा होता, लेकिन नहीं। उन पैसों को लूट करके कहां खर्चा किया गया, कुछ नहीं पता। इसके अलावा चापलूसी से हटकर कुछ ईमानदार पुलिसकर्मी भी हैं, जिनका प्रतिशत भले ही बहुत कम है, जो लगातार सच बोल रहे हैं, देश के हित में अपने हर मुमकिन फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। लेकिन उनकी ईमानदारी की कीमत उन्हें कब अपनी नौकरी या परिवार की जिंदगी देकर चुकानी पड़ जाए, उन्हें भी नहीं पता। पिछले साल जब वैज्ञानिक सलाहकारों ने कहा था कि दूसरी वेव आएगी और आपको पता था कि ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आपने तैयारी क्यों नहीं की? चुनाव की तैयारी, रैली या भाषणबाजियों में तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, वो तो धड़ल्ले से आप करते चले गए। तो फिर लोगों की जिंदगी को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही, या फिर यूं कहूं कि इतनी बड़ी साजिश क्यों? आपकी जिम्मेदारी थी ना, क्या किया आपने? अगर तीसरी वेव आती है तो क्या अभी भी हमारी तैयारी है? जैसा कि कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी वेव बच्चों के ऊपर इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, तो क्या उस हिसाब से, क्योंकि बच्चों के लिए प्रयोग होने वाले मेडिकल उपकरण अलग होते हैं थोड़े से, तो क्या अभी भी हमारी तैयारी है, या फिर दोबारा से वही रोने की नौटंकी चालू करनी है, अपने घड़ियाली आंसू दिखाने हैं? इसके अलावा अपनी तरफ से छोटी सी मेडिकल सलाह भी देना चाहूंगा आप लोगों को। अगर तीसरी वेव आती है और फिर से वही हालात लौटते हैं, तो क्योंकि आप लोगों के पास में नेताओं की चापलूसी से फुर्सत तो है नहीं, आप लोग उन पर सवालों या आंदोलनों के जरिए दबाव बनाकर व्यवस्थाओं को ठीक तो करवा नहीं सकते। इसलिए अगर उन हालातों में जरा भी तबीयत खराब लगे तो सबसे पहले अपना कोविड टेस्ट करवाएं, क्योंकि हालत ज्यादा खराब होने पर टेस्ट करवाने का समय नहीं मिलेगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि हालत अगर इतनी खराब होती है कि नॉर्मली अस्पताल में भर्ती होने की भी नौबत आती है, तो नॉन कोविड अस्पताल आपको तब तक भर्ती नहीं करेंगे जब तक आप उनको अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाते, और कोविड अस्पताल आपको तब तक भर्ती नहीं करेंगे जब तक आप उनको अपनी कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दिखाते। ऐसा इस बार कई जगह देखने को मिला, जिस वजह से कई मरीजों को इलाज मिलने में काफी देरी हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब रही बात टेस्टिंग में लापरवाही की या टेस्टिंग कम होने की, रिपोर्ट के देरी से आने की या उस वजह से आपके अपनों के मर जाने की, तो ऐसी परिस्थिति में तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि ईश्वर, खुदा या गॉड पर भरोसा रखें, वो सब ठीक कर देगा, जैसा उन्होंने पहले कर दिया था। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। इसी बीच कुछ लोग आस्था और रिवाज के नाम पर मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं, भीड़ लगाकर लापरवाही की सारी हदें पार कर जाते हैं। जैसे मामला चाहे आम लोगों के अंतिम संस्कार की रैली का हो या कुछ धार्मिक लोगों के अंतिम संस्कार की रैली का, और उनसे भी ज्यादा कुछ महामूर्ख लोग तो ऐसे हैं जो इसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। फिर चाहे मामला कुंभ के मेले वाला हो या तबलीग की जमात वाला। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन दोनों मामलों में क्या फर्क है? कुंभ मेले वाले केस में सरकार द्वारा कोरोना के आंकड़े अलग से नहीं बताए जाते, लेकिन जमात वाले मामले में पूरा माहौल तैयार करके बढ़ चढ़कर बताए गए थे। फेक वीडियो, फेक न्यूज और पूरे समुदाय को बदनाम करना, समाज में एक पूरे समुदाय के खिलाफ जहर फैलाना, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा गोदी मीडिया के जरिए भी। कुंभ वाले मामले में यह सब नहीं हुआ, लेकिन तबलीगी जमात वाले मामले में
इस सब के साथ साथ आईटी सेल और गोदी मीडिया, किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि लोग सिर्फ धार्मिक आधार पर ही मूर्खता में लिप्त होकर ऐसा सब करते हैं। भीड़ तो घोड़े के अंतिम संस्कार की रैली में भी इकट्ठी होती है, नेताओं की चुनावी रैलियों में भी होती है, उनके भाषणों में भी होती है। चुनावों में वोटों के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन उसे कौन ही नोटिस करता है। गोदी मीडिया तो अपने आकाओं की चाटुकारिता में लीन है, इसलिए इस विषय पर ज्यादा बोल नहीं सकती। रही बात जनता की, तो उसे भी अपने अपने हिसाब से धार्मिक मामलों में ही ज्यादा दिलचस्पी रहती है। राहुल वोरा जी ने भी मरते मरते उस सिस्टम के निकम्मेपन को एक्सपोज कर दिया, जिस सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी उन वाहियात और आदमखोर नेताओं पर थी। क्या उनको न्याय मिल पाएगा? अस्पताल में भर्ती होने से पहले वो क्या लिखते हैं, मैं कोविड पॉजिटिव हूं, एडमिट हूं लगभग 4 दिन से, बट कोई रिकवरी नहीं। क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां ऑक्सीजन बेड मिल जाए? क्योंकि यहां मेरा ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यूस डाउन जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं। मैं बहुत मजबूर होकर ये पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि घर वाले को संभाल नहीं पा रहे। वहीं दूसरे पोस्ट में 8 मई को वो ये लिखते हैं कि मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं भी बच जाता, तुम्हारा राहुल वोरा। और अंत में वो क्या लिखते हैं, जल्दी जन्म लूंगा और फिर से अच्छा काम करूंगा, अब हिम्मत हार चुका हूं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मतलबी सोच से बाहर निकलिए, इस झूठे फरेब से बाहर निकलिए और जितना हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए। क्योंकि ध्यान रहे, अक्सर प्रैक्टिकल बनने का ज्ञान देने वाले लोग भी इस दौर में इंसानियत की ही तलाश कर रहे थे। ह्यूमैनिटी जिंदाबाद।